आई एम सेलेक्टेड एज नायब तहसीलदार इन 2016 यूपीपीएससी रिजल्ट। ओके, तो आप ऑलरेडी नायब तहसीलदार हैं? यस सर, बट स्टिल नॉट ज्वाइन सर। अभी ज्वाइन नहीं किया है, ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई आपकी? यस सर। तो क्या करेंगी प्रशासिका बन के? सबसे पहली वरीयता क्या होगी? वरीयता में सर फर्स्ट एसडीएम। प्रेफरेंस नहीं, अपने काम के जब ज्वाइन करेंगी तो फील्ड में जब आ जाएंगी, पावर हाथ में आ जाएगा, तो कैसे इस्तेमाल करेंगी? सर जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी ड्यूटी असाइन की जाएगी मैं उसको अच्छे से करूँगी, उसका निर्वहन अच्छे से करूँगी। क्या क्या ड्यूटीज होते हैं कि एसडीएम के पास सामान्यतः? सर एसडीएम के पास सामान्यतः लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और पीपल की लाइफ को बेटर करना, उनकी जो भी स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की उसको इम्प्लीमेंट करना अच्छे से, और जन सुनवाई करना, उनकी समस्याओं को समझना और उनको निराकरण करना। अभी यूपी में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से स्कीम चलाए जाते हैं जो सामान्यतः एक प्रशासक को लागू करना होता है? सर एग्जैक्टली अभी स्कीम के बारे में फैक्चुअल मुझे नॉलेज नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो अभी लागू की जा रही है, और कुछ स्कीम्स हैं सर मैरिज के डिफरेंस में, या ये देखा जाए एडोलसेंट गर्ल्स के हेल्थ को बेटर करने में, एजुकेशन को बेटर करने में कुछ स्कीम्स हैं, बट फैक्चुअल सॉरी सर मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, यूपी में लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं? ये पर्दा प्रथा तो कुप्रथा है, आधुनिक युग के अनुकूल नहीं है। क्या लगता है कि एक व्यक्ति का क्या लिबास हो ये समाज तय करना चाहिए कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए? सर मुझे लगता है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। तो एक व्यक्ति की अपनी इंटीग्रिटी भी होती है और व्यक्ति को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या पहने, क्या खाए, कैसे रहे, बस वो कहीं से किसी दूसरे के राइट को इन्फ्लुएंस ना करे बस। लेकिन कुछ लोगों की दलील ये भी है कि मुस्लिम लड़कियां चाहती नहीं है बुर्का पहन के कॉलेज जाना, लेकिन घर से दबाव रहता है, वहाँ घर भी उनको आज़ादी नहीं दे पा रहा है। तो सर थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, चाहे सोसाइटी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे इंडिविजुअल हो, या एक देखा जाए स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी हो, सारे स्टेक होल्डर्स को एक पार्टिसिपेटिव वे में एक इंडिविजुअल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है सर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीमारियों का बड़ा कहर है, पिछले 30-40 वर्षों से लगातार वहाँ एंसेफेलाइटिस की बीमारी से हज़ारों बच्चे मर रहे हैं। वो बीमारी पश्चिमी बिहार में भी है, हाल फिलहाल मुजफ्फरपुर इलाके में भी देखी गई। काला आजार भी एक बुखार होता है, नाम सुना है इसकी? सबसे पहले किसने पड़ताल खोज की थी? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। अच्छा, अभी इस तरह के इंसेफ्लाइटिस से उपजने वाली जो बीमारियां हैं ये वायरस से, उसके रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? और केंद्र, चूँकि ये 2 राज्यों में फैली हुई बीमारी है, क्या केंद्र सरकार की भी कोई योजना है इसमें? सर जापानीज एंसेफेलाइटिस स्पेशली जो गोरखपुर एरिया या ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार वाले जो तराई वाले रीजन हैं, उसमें ज़्यादातर मॉइस्चर लेडन रीजन होते हैं, उसमें होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जैसे इम्यूनाइजेशन के लिए अभी इंटेंसिव इम्यूनाइजेशन हो रहा है सर, इस बच्चों को इम्यूनाइजेशन कराया जा रहा है, ये एक प्रोग्राम है। और स्टेट गवर्नमेंट का भी इम्यूनाइजेशन को वार फुटिंग स्टेप करके उसको किया जाए। एग्जैक्टली सर मुझे याद था बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, एकल परिवार बन रहे हैं, एकल परिवार भी टूट रहे हैं, एकल सदस्य परिवार, इसमें महिलाओं की कितनी जवाबदेही बनती है? सर ऐसा नहीं है कि एकदम से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि एज पर 2011 सेंसस देखा जाए तो 25 करोड़ हमारे यहाँ हाउस होल्ड्स हैं, जिसमें से 52% ही न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हुआ है, 48% जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। अगर महिलाओं को देखा जाए तो सर इसका स्ट्रक्चरल और कल्चरल फैक्टर है। स्ट्रक्चरल फैक्टर में ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, और कल्चरल फैक्टर में वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन गेन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो ये सारे रीज़न हैं। तो आजकल महिलाएं एजुकेशन गेन कर रही हैं और एम्प्लॉयमेंट में जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं से वो पर्सनल रीज़न बन जाता है कि उनको न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली में रहना पड़ता है और सिटी में मूव करना पड़ता है, माइग्रेशन होता है। तो ऐसा कोई नहीं रीज़न है कि महिलाओं की वजह से न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो रहा है या जॉइंट फैमिली टूट रही है। नहीं, लोग कहते हैं कि सास से बहू झगड़ती रहती है, फिर कहती है कि मेरे को अलग चाहिए। क्या इसमें सच्चाई है? सर मुझे लगता है कि अगर बहू सास से झगड़ रही है तो कहीं ना कहीं से मतलब दोनों की गलती होती है, एक की गलती को आप एक नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि महिलाओं को कमज़ोर करने में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है, इसका क्या मतलब है?
सर ऐसा ये होता है कि महिलाओं में कुछ ऐसे पैट्रियार्कल माइंडसेट की फैमिलीज़ हैं जहाँ पे महिलाओं को मतलब जैसे महिलाओं को क्यों शोषण करती हैं कि वो महिला भी शोषित कहीं ना कहीं से हुई रहती हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं होता, वो पैट्रियार्कल माइंडसेट में रही होती है, तो वो वही चीज़ को आगे फिर ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, ये रीज़न हो जाता है सर। आपको यदि आंवला का विज्ञापन करने का दायित्व दिया जाए, यस सर, तो आप 3 ऐसी कौन सी बातें कहिएगा जिससे कि सामने वाला नियमित उपयोग शुरू कर दे? सर सबसे पहले मैं मेडिसिनल उसका यूज़ बताऊंगी। आजकल बाल झड़ने के बहुत से रीज़न हैं, तो फिर उसमें कहूँगी कि विटामिन सी होता है जो कि आपके बाल के साथ साथ स्किन को भी बहुत ही अच्छा करेगा आंवला। दूसरा चीज़ सर, इसके बहुत से मल्टीपर्पज़ हैं, इसको आप कैंडी के रूप में खा सकते हैं, इसको लड्डू के रूप में खा सकते हैं, मतलब मल्टीपल पर्पज़ उसकी वजह से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका एक्सपोर्ट भी होगा जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और प्रतापगढ़ के लिए स्पेसिफिकली आंवला बहुत फेमस है, तो प्रतापगढ़ की इकोनॉमी भी इससे स्ट्रेंथन होगी सर। ये 3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी सर। ठीक। अच्छा, प्रतापगढ़ की इकोनॉमी आंवले से काफ़ी यस सर स्ट्रेंथन होगी। प्रतापगढ़ का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है जैसे और जिलों का हो रहा है? क्या मतलब बाधाएं हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या मतलब? यस सर, सर प्रतापगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसका रीज़न है लॉ ऑर्डर फेल्योर हो जा रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है? यस सर, नहीं मेंटेन हो पा रहा है कि वहाँ पे इस समय काफ़ी गैंग डेवलप हो चुके हैं और वो कहीं ना कहीं से क्राइम और क्रिमिनल्स का नेक्सस बन चुका है सर। इस समय डेवलप हो चुके हैं बहुत पहले से? सर पहले से ही हैं। हाँ। और ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो इस वजह से लोग जिनको पढ़ना होता है वो माइग्रेट कर जाते हैं। और जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी किया, मैं वहाँ जब थी तो वहाँ पे पीजी का भी नहीं था, तो मुझे वहाँ इसलिए जाना पड़ा, अदरवाइज मैं प्रतापगढ़ से ही करती पीजी। तो लग रहा है आप गैंग्स को बहुत करीब से जानती हैं। सपोज मान लीजिए आप वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गई, एसडीएम, डीएसपी, तो किस तरह के कुछ स्टेप्स आप लेना पसंद करेंगी या कुछ दिमाग में हो कि मैं अगर होंगी तो ऐसा करूँगी कि जिससे कुछ सुधार हो? यस सर, सर स्टेप लेने की जहाँ तक बात है कि पहली चीज़ तो प्रतापगढ़ में लिटरेसी रेट अच्छी है 73%, तो वहाँ की जनता अवेयर तो है और चीज़ों से, स्कीम से अवेयर भी है, तो मैं उनको एक क्लियर वे में मैं किस पोस्ट पे हूँ सर प्लीज़? डिप्टी एसपी हैं मान लीजिए आप। अच्छा, डिप्टी एसपी हूँ सर, तो डिप्टी एसपी हूँ तो सर जो भी मुझे प्रशासन से जो भी आज्ञा मिलेगी या ड्यूटी असाइन की जाएगी मैं उसका पालन करूँगी और वही करना मेरा एक तरह से कहीं ना कहीं से पब्लिक को सर्व करना हुआ। ओके। हिस्ट्री में पीजी किया आपने? नो सर, इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में, फिर हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट? हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी सर। ओके ओके। कौन सी हिस्ट्री आपको अच्छी लगती है ज़्यादा? हिस्ट्री में भी कौन सा पोर्शन? सर वैसे तो सारे ही मुझे पसंद है, बट वर्ड हिस्ट्री मतलब थोड़ा मुझे जियोग्राफिकल भी ज़्यादा नॉलेज हो जाता है उससे, तो मुझे वर्ड हिस्ट्री पसंद है। अच्छा, वर्ड हिस्ट्री। यस सर। तो वर्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फिलोसफर्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? जैसे कुछ थे ना? यस सर, हाँ, रूसो थे, वोल्टायर थे। हाँ, क्या कंट्रीब्यूशन था उनका? सर उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन बना दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जिसकी वजह से स्पीड अप हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसे कि उन्होंने राइट्स के बारे में बोला कि पीपल के राइट्स हैं, पीपल कहीं ना कहीं से मतलब स्टेट के भी अपने राइट्स होते हैं कि स्टेट एक कॉन्टैक्ट है पीपल और उसके बीच में, लॉ के बीच में, तो इस वजह से मतलब उनका कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में रहा सर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा और निगेटिव इम्पैक्ट भी रहा। ज़्यादातर इसका ये देखा जाए इससे कोलोनाइजेशन बढ़ा है। एक तरफ जहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, वहीं दूसरी तरफ से स्लमाइजेशन भी हुआ और कोलोनाइजेशन भी हुआ। जैसे कि इंडिया हो गए, इजिप्ट हो गए, ये सारी कंट्री को रॉ प्रोडक्ट के लिए उन्होंने इम्पीरियलिज्म के थ्रू डोमिनेट किया सर। साइंटिफिक सोशलिज्म जानती हैं क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद? सॉरी सर, अच्छा, नॉट अवेयर। कोई नहीं, ठीक। आप मेरे को ग्लोबलाइजेशन के 3 नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताइए विमेन पे, इंडियन विमेन। मैम ग्लोबलाइजेशन की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन का कमोडिफिकेशन हुआ है। सेकंड थिंग हुआ है कि क्राइम उनके अगेंस्ट, जैसे कि वो पब्लिक प्लेसेस में आई तो ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट भी हुआ है उनका। ग्लोबलाइजेशन की वजह से पब्लिक प्लेस में आई? सर मैम ग्लोबलाइजेशन की वजह से थोड़ा मतलब उनका ज़्यादा, जैसे कि वोकेशनल देखा जाए कि मतलब सर्विस सेक्टर में वो ज़्यादा इमर्ज हुई हैं, तो कहीं ना कहीं से इंडिया का जो पैट्रियार्कल सेटअप है वो उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा मतलब डैमेज हुआ है,
तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं से उनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है मैम। ठीक है। और थर्ड थिंग, वो उनका पिंकाइजेशन ऑफ जॉब हुआ है, वो सर्टेन जॉब तक ही लिमिटेड रही हैं। ग्लोबलाइजेशन से तो ये और ज़्यादा व्यापक होना चाहिए था, जो चॉइस ऑफ जॉब होती है। यस मैम, चॉइस ऑफ जॉब व्यापक हुई है, बट सर्टेन जॉब तक एक कहा जाता है ग्लास सीलिंग इफेक्ट, तो वुमेन एक सर्टेन जॉब में ही रह गई हैं और उसके ऊपर नहीं उठी हैं वो। ठीक है। एक सर्टेन हायरार्की तक लिमिटेड रह गई हैं। ठीक है। अभी हाल ही में पहली इंटरनेशनल भोजपुरी फेस्टिवल हुआ है एक जगह, आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे हुआ है? सॉरी मैम। रेणुका जी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? रेणुका डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मैम सुना है, पढ़ा भी है, बट अभी मैं थोड़ा ही रिकॉल कर पा रही हूँ। कौन सी नदी पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है, यमुना की सहायक नदी पे है शायद। आई एम नॉट श्योर मैम, सॉरी। कितने स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, याद है कुछ? कैन आई गेस मैम? श्योर। आई थिंक 5 to 6 स्टेट्स हैं मैम। ठीक है। एक गांधीयन रिसर्जेंस समिट हुई है। सॉरी मैम, नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, आप मेरे को लास्ट क्वेश्चन है मेरा, रेडिकलाइजेशन और फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म और फंडामेंटलिज्म में डिफरेंस बताइए। सर सॉरी मैम, दोनों ही आइडियोलॉजी है। रेडिकलाइजेशन में कोई एक आइडिया होता है, उसको बहुत एग्रेवेट करके पर्सन को मोबिलाइज किया जाता है। जैसे कि अभी ISIS का देख लिया जाए तो ISIS ऑनलाइन फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू कुछ मैसेज भेज के उनके जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उनको एग्रेवेट करके उनसे कुछ निगेटिव डायरेक्शन में काम कराया जाता है। तो अभी जैसे रिक्रूटिंग ऑफ पीपल फ्रॉम ऑनलाइन सोशल मीडिया फॉर रेडिकलाइजेशन। एंड सेकेंड थिंग फंडामेंटलिज्म मैम, फंडामेंटलिज्म कोई जैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, कुरान हो गया या ये कह दें कि बाइबल हो गया, इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को बहुत ही मतलब अपने तरीके से वो इंटरप्रेट करके पीपल को निगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। अपने तरीके से? यस मैम, वर्बेटिम उसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो वर्बेटिम होता है तो अपने तरीके से कैसे हुआ? वर्बेटिम मतलब मैम उसमें अपनी इमोशंस तो डालते हैं। ठीक है। एक इंडिया में दयानंद सरस्वती ने कहा था गो बैक टू वेदास। यस मैम। उसके मूल सिद्धांतों पे वापस जाइए। यस मैम। तो क्या ये एक एग्जाम्पल है फंडामेंटलिज्म का? मैम सम टू एक्सटेंट ये था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं से कम्युनलाइजेशन हुआ था। तो आप कह रही हैं दयानंद सरस्वती फंडामेंटलिस्ट थे? नो मैम, आई एम नॉट सेइंग कि ही इज़ फंडामेंटलिस्ट, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक ऐसा इंटरप्रेट किया गया था मैम। उनका मोटो नहीं था बट इसका इंटरप्रिटेशन हुआ था। उनका मोटो ये था कि जो कन्वर्जन हो गया है वो लोग वापस आ जाएं, बट उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से हुआ कि वो हिंदुआइजेशन को या वेदास की तरफ जाना चाह रहे हैं। इसकी वजह से पीपल थोड़ा मतलब उनको प्रॉब्लम हुई कि इस चीज़ को इंटरप्रेट उन्होंने गलत किया है। आप दयानंद सरस्वती जी को बचा रही हैं कि फंसा रही हैं? नो मैम, ना ही मैं बचा रही हूँ ना ही उनको फंसा रही हूँ, बट ये है कि मैं जो सही है वो बता रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ मीनाक्षी, आपको भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कौन लगते हैं अभी तक जितने भी हुए हैं? सर सर्वश्रेष्ठ कौन रहे हैं? सर सभी प्रधानमंत्री अपने अपने टाइम में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, बट अगर आप मेरे से एक चॉइस पूछेंगे तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोलूँगी। और दूसरे पायदान पर किसे रखना चाहेंगे? दूसरे पायदान पे सर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रखना चाहूँगी। नरसिंह राव या वाजपेयी जी को क्यों नहीं चाहती दूसरे पायदान पर? सर टाइम के साथ अगर देखा जाए, जो मुझे पता है जितना मैं अपने उस तरह से अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे बता रही हूँ सर। वैसे वाजपेयी जी भी बहुत, उनको मैं थर्ड पे रखना चाहूँगी। नरसिंह राव को? नरसिंह राव जी को भी मतलब वो भी मेरे फेवरेट रहे हैं सर। बट आप चॉइस पूछ रहे हैं तो सर चॉइस पे मैं बता रही हूँ। ठीक है मीनाक्षी, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए। तो आप तो पहले ही नए तहसीलदार हैं, सेलेक्ट हो चुकी हैं। इंटरव्यू यहाँ भी लास्ट ईयर आपने किया था। कितने मार्क्स आए थे? 140 सर। 146? 140 200 में बढ़िया नंबर आ गया। तो कुछ खास मशवरा है नहीं, जैसा आप बोलती हैं उसी अंदाज में अपना बोलिए। सर थोड़ा मैं अटकती हूँ बोलते वक्त, ऐसा मुझे लगता है। वो अपना हर आदमी का पर्सनालिटी का कुछ न कुछ अपना होता है यूएसपी।
और मैम ने जो क्वेश्चन पूछा वो तो मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाई, थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज कम है मुझे ऐसा लगता है। यूपी के लास्ट 2 मंथ्स का थोड़ा देख लीजिएगा। प्रतापगढ़ में एक्चुअली भोजपुरी बोली नहीं जाती, इसलिए अवधी बोली जाती है। अवधी बोली जाती है, इसलिए भोजपुरी की जानकारी नहीं होगी। आजमगढ़ में भोजपुरी बोली जाती है। हाँ। ये सर एक्चुअली मॉरिशस में हुआ है ये, तो फिर वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम, आपने बता दिया। वैसे मैं देख लूंगी। तो इसलिए क्योंकि भोजपुरी एक ऐसी भाषा जो इंटरनेशनल हो गई है। अभी वो प्रांतीय स्तर पर भाषा का दर्जा नहीं पाई, लेकिन इंटरनेशनल हो गई। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स जितने हो सके करिएगा, बाकी सब बढ़िया। ठीक है सर। वुमेन रिलेटेड स्कीम सर ने पूछा। हाँ, वो मैं सोच रही थी सर, मैं अभी बाहर भी सोच रही थी कि शायद मेरे से ये क्वेश्चन होगा, बट मुझे मैंने पढ़ा था, याद नहीं था मुझे। ठीक है, मैं वो देख लूंगी, चेक कर लूंगी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।